नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, आज ये विज्ञान का 11वां पार्ट मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित 20 महत्वपूर्ण जीके। आज हम सोल्व करने वाले हैं स्वास्थ्य एवं पोषण चैप्टर से 20 एमसीक्यूज, जिनके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन सभी ऑप्शंस के करेक्ट आंसर आप खुद भी मेरे कमेंट में टाइप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। इसके अलावा मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो यूपीएससी, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीएससी या फिर सीडीएस, एनडीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और आगे आने की भी इनकी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न को, जो कि पूछा जा रहा है कि भोजन का अनिवार्य अवयव है। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या हो सकता है, यानी कि जो भी आप खाना खाते हो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है और इससे हमारे बॉडी को मिलती है एनर्जी। तो इसलिए आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है ना। अभी मैंने बताया कि जिस तरीके से हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट के द्वारा एनर्जी मिलती है, एनर्जी का मतलब होता है ईंधन, है ना। तो जैसे जिस तरीके से गाड़ियों में ईंधन के लिए फ्यूल डाला जाता है, पेट्रोल डाला जाता है, वैसे बॉडी को भी ईंधन की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट खाना ज़रूरी होता है। जब तक कार्बोहाइड्रेट मिलेगा नहीं, हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है। इसलिए आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट का होना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कैप्सूल, यानी कि जो टैबलेट आप खाते हो, ये वाली इस तरह की कैप्सूल आती है। इसमें आप यहाँ पे 2 लाइनें देखते हो और ये कोटिंग होती है इसकी। तो ये जो कैप्सूल होता है, इसका आवरण किस चीज़ से बना होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो कैप्सूल मेडिसिन हम लोग खाते हैं, उस वो जो आवरण होता है वो यहाँ पर स्टार्च से बना होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ही स्टार्च होता है और उसी से ये बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक क्या हो सकता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। तो प्रमुख घटक कहने का मतलब होता है कि शहद में जो मिठास होती है, शहद काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, तो वो मिठास होती किसकी वजह से है, वो आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो देखिए, किसी भी शहद हो या फ्रूट हो, उन सभी चीज़ों में फ्रक्टोज की वजह से ही मिठास होती है। अब क्योंकि शहद जो होती है वो फूलों के रस से मिलती है, फूलों का जो नेक्टर होता है, जो भौरे होते हैं फूलों के नेक्टर को चूसते हैं और उसी को ले जाकर कलेक्ट करते हैं, उसी से वो बनता है। तो उसमें भी क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। ये आपको करेक्ट आंसर करना है। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, यह पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तत्काल यानी कि एफिशिएंट एनर्जी आपको देती है, तुरंत आप खाओगे और तुरंत आपको एनर्जी मिल जाएगी। ऐसी कौन सी शर्करा है। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा या फिर आप जानते हो कि कई बार ऐड में भी आपने देखा होगा कि बताया जाता है कि जब भी आप थक के आते हो या फिर ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में हम अपने घर पे क्या रखते हैं, ग्लूकोज रखते हैं। ये जो ग्लूकोज होता है ये हमें तुरंत एनर्जी देता है। हमारे बॉडी में भी ग्लूकोज का निर्माण होता है और वो हमें तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है। वहीं जब आप कभी थके हुए होते हो और आप जा करके ग्लूकोज पीते हो, तो आपको तुरंत यहाँ पे एनर्जी मिल जाती है। ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला होता है C6H12, वो 6 होता है। आप इसे भी याद रखिए, कई बार ये पूछा जाता है। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा जा रहा है शहद में मुख्यतः क्या होता है ना। जो शहद होता है उसमें होता क्या है एक्चुअली। तो देखिए, शहद में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और इस तरीके से शहद खाना हमारे लिए अच्छा भी होता है, सेहतमंद होता है। शहद खाना चाहिए, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है ना। सबसे ज़्यादा या फिर इन सभी में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्रदान की जाती है हमारी बॉडी को। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट ही होता है जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है, यानी कि ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन, विटामिन, खनिज लौट, ये हमारे बॉडी के लिए बॉडी बिल्डिंग हो सकते हैं। इनके द्वारा डिजीज नहीं होगी, हमारे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एनर्जी जो होती है हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। आगे प्रश्न है 8 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है ना। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद वो किस फॉर्म में हमारे बॉडी में संग्रहित होता है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ताकि फर्दर बाद में यूज उसका किया जा सके। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है ना।
तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर वसा, विटामिन और प्रोटीन ये सब एनर्जी गिविंग फूड नहीं होते। हालांकि वसा से भी हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन इससे जल्दी एनर्जी नहीं मिलती। वसा जो होता है हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, और इसकी एनर्जी हमें तब मिलती है जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हमें जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है नंबर 10, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है ना। फिर सिंपल सी बात है कि जब आप कभी लंबे टाइम तक वर्कआउट कर रहे हो तो आपको क्या होगा, आपकी हाथ पैर थक जाएंगे और आपको रेस्ट करने की ज़रूरत होगी। तो ऐसे में हाथ पैर आपके क्यों थक जाते हैं, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो देखिए, आपके बॉडी में ग्लूकोज की वजह से आपको एनर्जी मिलती है ना। तो वो एनर्जी यानी ग्लूकोज का जो अवक्षय हो जाता है, यानी ग्लूकोज वहाँ से ख़त्म होने लगता है। और जब ग्लूकोज ख़त्म होता है तो वहाँ पर एक लैक्टिक एसिड नाम एसिड जो होता है वो वहाँ पे स्टोर होने लगता है। क्या स्टोर होने लगता है? लैक्टिक एसिड। आप इसे याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये एसिड स्टोर होता है जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियाँ थक जाती हैं और फिर हम काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। इससे क्या होगा, अब आप रेस्ट जब करेंगे तो दोबारा से ये लैक्टिक एसिड हटने लगता है और हमें हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और अब ग्लूकोज वहाँ पे बनना शुरू हो जाता है और दोबारा से हम वहाँ पे काम कर पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें पूछा गया है रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर होता है वो ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, उसमें उसको मापा जाता है। तो ये मापने का जो क्रिया होता है उसे भाग प्रति मिलियन है ना, यानी कि 1 मिलियन में कितना भाग ग्लूकोज है ये आपको डिफाइन करता है। अगर ये कम या ज़्यादा होता है तो ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से ही इंसानों को डायबिटीज़ बीमारी हो जाती है। तो इसलिए ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम हमारे बॉडी में कौन करता है? इंसुलिन करता है। ठीक है, इंसुलिन करता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल बना रहता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है ना। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होगी, इसका आंसर करना है। तो देखिए, इसके लिए आपको 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो देखिए, शरीर में ऊतकों यानी कि टिश्यू का जो निर्माण होता है, डेफिनेटली आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में जो बॉडी बिल्डिंग जिसे बोलते हैं, शरीर में निर्माण का कार्य कौन करता है? तो हमारे शरीर में निर्माण का कार्य प्रोटीन करता है। तो ऊतकों के निर्माण में भी हमारा जो सहायता करेगा वो कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसे पूछा गया है प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। तो प्रोटीन जो होता है हमारे बॉडी में किस तरह का वर्क करता है आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, प्रोटीन हमारे बॉडी में शरीर के निर्माण का कार्य करता है। इसी की वजह से हमारे बॉडी में टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, सेल्स बनती हैं और इस तरीके से एक ऑर्गन बनता है। और हमारे बॉडी में जितने भी ब्रेकआउट होते हैं, जहाँ भी कहीं भी नसें फटती हैं, तो उनको जोड़ने का काम भी हमारा प्रोटीन ही करता है। तो प्रोटीन एक तरीके से शरीर निर्माण में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखते हैं, एंजाइम मूल रूप से क्या है ना। एंजाइम की बात करते हैं, हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो लेकिन उसमें से एंजाइम की बात की गई कि एक्चुअली एंजाइम क्या होते हैं। तो देखिए, एंजाइम जो होते हैं एक तरीके के अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होते हैं, है ना। कि जो भी जैविक सिस्टम में आपकी जो रासायनिक क्रिया हो रही है, यानी जैसे भोजन का पचना हो गया और या फिर हार्मोन का सिक्रेशन हो गया या फिर कोई भी ऐसी रासायनिक क्रिया, तो उसको तेज करने का जो जिम्मेदारी है वो कौन करता है, उसके लिए कौन एंजाइम कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसका आंसर सी हो जाएगा, एंजाइम्स। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होंगे। तो डेफिनेटली आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी अगली वीडियो आए मेरी उसे की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। इसके अलावा अभी तक जो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं ऑलरेडी, ये 11वां पार्ट चल रहा है। इसके पहले 10 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। ना सिर्फ बायोलॉजी बल्कि इसके अलावा मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी विषयों पे मैंने ऑलरेडी वीडियो कई सारी बना रखी हैं। आप उन्हें भी जाकर देखिए और अपने नॉलेज को बूस्टअप करिए। चलिए, ये सीरीज़ मैं काफ़ी फास्ट लेके चलता हूँ, काफ़ी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में ज़्यादा ज़्यादा 12 और 15 मिनट तक हो सकता है। बट ये 20 क्वेश्चन आप विद इन 10 मिनट्स आप कर पाते हो ईजिली और इस तरीके से आपका डेली बूस्टअप तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अल्फा केरेटीन एक प्रोटीन है ना। अल्फा केरेटीन एक प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन कहाँ उपस्थित होता है ये आपको बताना है। तो देखिए, केरेटीन जो होता है वो हमारे त्वचा में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये आपको आंसर याद रखना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है।
तो सोयाबीन में जो प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42% होता है, ये आपको याद रखना है। तो सोयाबीन में 42% होता है, इसलिए हमें प्रोटीन के लिए हमें सोयाबीन का सेवन जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो सोयाबीन को कच्चा सोयाबीन यानी कि सोयाबीन का जो बीज होता है उसे भिंगा करके भी खा सकते हैं, जिस तरीके से चना खाया जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है ना। इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो देखिए, मांस में प्रोटीन होता है, दूध में भी होता है, दाल में भी होता है। चावल में प्रोटीन नहीं होता है क्योंकि चावल में ओनली कार्बोहाइड्रेट होता है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, उड़द, चना या फिर मटर या फिर सोयाबीन। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सोयाबीन, बिल्कुल। इसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और प्लीज़ आप इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरीके की तमाम वीडियोज़ मैं लेकर के आता हूँ, और वो सारी वीडियो जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, खास करके जो भी अभी एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे वो आपका एनटीपीसी का पेपर हो और या फिर आप एसएससी का कोई पेपर दे रहे हो, चाहे वो सीएचएसएल दे रहे हो आप, या फिर सीजीएल दे रहे हो, है ना, इसके अलावा एमटीएस दे रहे हो, या फिर किसी भी लेवल का एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी आरओ का पेपर भी होने वाला है। क्योंकि देखो स्ट्रैटेजी क्या होता है, सब जगह कॉमन होता है। कहीं पे डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, कहीं पर डिफ़िकल्टी लेवल कम होता है, लेकिन जो बेसिक नॉलेज होती है वो सभी जगह इक्वली काम आती है ना। तो ये बेसिक नॉलेज है आपकी, और इसके लेवल भी उतने आसान नहीं है। हर लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इन वीडियोज़ को एडमायर करोगे और लाइक करोगे। चलिए, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।